मैं नोबा हूँ। और मैं एलॉय हूँ और यह एजेंट स्टैक डेली है। ओपन क्लॉ V2026.5.20 आज की पहली बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इससे एजेंट जिस चीज पर निर्भर करता है वो बदल जाती है। पॉलिसी चेक्स, सुरक्षित सीक्रेट लोडिंग, प्रोवाइडर रूटिंग, क्रॉन डिलीवरी, सब एजेंट रिटर्न, वॉइस कॉन्टेक्स्ट और इमेज जनरेशन टाइमआउट्स। कोडेक्स 0.133.0 और क्लॉथ कोड 2 जनवरी 148 एक ही प्रैक्टिकल जोन में है। गोल्स, रिमोट कंट्रोल रेडीनेस, परमिशन प्रोफाइल्स, प्लग इन इन्वेंटरी, लाइफ साइकिल हुक्स, पिंड बैकग्राउंड सेशंस, कोड रिव्यू, एमसीपी पेजिनेशन, एंटरप्राइज पॉलिसी, विंडोज शेल रिपेयर्स और एक बैश फिक्स जो तब मायने रखती है जब आपका टर्मिनल अचानक भूल जाए कि एग्जिट कोड्स कैसे काम करते हैं। हम्स V2026.5.16 को भी टेबल पर असली जगह मिलती है। PYPI इंस्टॉल, लोकल प्रॉक्सी, बैक्ड प्रोवाइडर्स, तेज ब्राउजर वर्क, LSP डायग्नोस्टिक्स, फाइल चेंज वेरिफिकेशन, मैसेजिंग, हैंड, वीडियो और कंप्यूटर यूज। फिर हम तेजी से आगे बढ़ते हैं। कोडेक्स ऐप शॉट्स, सिक्योर एमसीपी टनल्स, गूगल एजेंट एग्जीक्यूटर, जीके एजेंट सैंडबॉक्स, एंटीग्रेविटी CLI, मजेंटिक लाइट, डेटा एजेंट किट, जेमिनी API की हार्डनिंग और कोपायलट प्लानिंग टूल्स के जरिए। मकसद रिलीज नेम्स की तारीफ करना नहीं है। मकसद यह जानना है कि आगे क्या ट्राई करना है। ओपनक्लॉ कोडेक्स क्लॉथ कोड अपग्रेड पाथ लोकल एजेंट स्टैक को इंस्पेक्ट करना आसान बनाता है। ओपन क्लॉ से शुरू करें। यह सिर्फ एक नया वर्जन नंबर नहीं है। यह एजेंट के आसपास के होस्ट लेयर को बदलता है। बंडल्ड पॉलिसी प्लगइन ओपन क्लॉ को पॉलिसी बैक्ड चैनल कन्फॉर्मेंस चेक्स, डॉक्टर लिंट फाइंडिंग्स और ऑप्टेन वर्कस्पेस रिपेयर रखने की असली जगह देता है। यह इसलिए मायने रखता है क्योंकि एजेंट अब सिर्फ चैट रिप्लाई नहीं है। वो लोकल टूल्स, ब्राउजर सेशंस, स्केड्यूल्ड टास्क्स, वॉइस सरफेस, प्रोवाइडर्स और बाहरी चैनल्स को छूते हैं। एक पॉलिसी प्रॉब्लम ट्राइबल मेमोरी के तौर पर नहीं रहनी चाहिए। यह तब दिखनी चाहिए जब आप डायग्नोस्टिक चलाते हैं। सबसे तुरंत का एक्शन अपग्रेड के बाद ओपनक्लॉ डॉक्टर चलाना है और फाइंडिंग्स को असल में पढ़ना है। प्लेनटेक्स्ट सीक्रेट वार्निंग्स, स्टेल प्रोवाइडर कॉन्फ़िगरेशन, पॉलिसी फाइंडिंग्स और जो कुछ भी कहता है कि कोई चैनल या वर्कस्पेस अपेक्षित शेप से मेल नहीं खाता, उसकी तलाश करें। फिर एक आइटम फिक्स करें, क्योंकि डायग्नोस्टिक को वॉलपेपर बनने देना ठीक नहीं है। सीक्रेट हैंडलिंग भी शार्पर होती है। क्रेडेंशियल लोडर्स जो सिमलिंक रिजेक्शन का रिक्वेस्ट करते हैं अब तब फेल क्लोज्ड होते हैं जब टोकन पाथ सिमलिंक हो। यह छोटी सी सिक्योरिटी डिटेल जैसा लगता है, लेकिन ऐसी छोटी डिटेल वो होती है जो किसी ट्रस्टेड क्रेडेंशियल रीडर को चुपचाप कहीं और पॉइंट करने से रोकती है। प्रैक्टिकल टेस्ट आसान है। जानें कि आपके टोकन फाइल्स कहाँ हैं, सुनिश्चित करें कि वो सिमलिंक्स नहीं हैं और सुनिश्चित करें कि रनटाइम गेस करने के बजाय फेल होता है जब पाथ गलत हो। प्रोवाइडर रूटिंग एक और उपयोगी सरफेस है। XAI डिवाइस कोड OAuth हेडलेस या रिमोट सेटअप्स को बिना लोकल होस्ट ब्राउजर कॉलबैक के ऑथराइज करने में मदद करता है। ओपनराउटर प्रोवाइडर रूटिंग पॉलिसी सम्मानित की जाती है जब तक कि मॉडल या एजेंट पैरामीटर्स इसे ओवरराइड न करें। अगर आप एक से ज्यादा मॉडल प्रोवाइडर चलाते हैं, तो यह सीधे टेस्ट करने योग्य है। एक छोटा मॉडल कॉल करें जहां प्रोवाइडर रूट मायने रखता है, फिर कंफर्म करें कि रूट वो था जो आपने इरादा किया था। जिस प्रॉब्लम से बचना है वो यह है कि यह सोचना कि आप एक बैकएंड टेस्ट कर रहे हैं जबकि दूसरा बैकएंड चुपचाप कॉल को हैंडल कर रहा है। क्रॉन और सब एजेंट हैंड्स को भी ध्यान मिलता है। शेड्यूल्ड मेंसेशन वर्क अब एक क्लीनर लेन रखता है ताकि यह ह्यूमन चैट को आसानी से ब्लॉक न करे। सफल स्केड्यूल्ड रन्स, डायग्नोस्टिक वार्निंग्स,
पीछे छूटने पर भी पसंदीदा फाइनल असिस्टेंट आउटपुट डिलीवर कर सकते हैं। सब एजेंट कंप्लीशन हैंड रिक्वेस्टर सेशन के स्टेल या डॉर्मेंट होने पर ज्यादा रेजिलिएंट होता है। उपयोगी टेस्ट है एक स्केड्यूल्ड टास्क और एक डेलीगेटेड टास्क। क्या वो सही जगह पर लौटते हैं? क्या फाइनल आंसर सरफेस होता है या सिर्फ उसके आसपास का शोर? वॉइस में बदलाव व्यावहारिक भी हैं। डिस्कॉर्ड वॉइस सेशन कॉन्फ़िगर्ड यूजर्स को वॉइस चैनल्स में फॉलो कर सकते हैं और रियल टाइम वॉइस निर्देशों में बाउंडेड आइडेंटिटी और पर्सोना कॉन्टेक्स्ट शामिल हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर वॉइस सेशन में पूरी प्रोफाइल डाल दो। इसका मतलब है कि एक वॉइस एजेंट पर्याप्त स्थिर कॉन्टेक्स्ट ले जा सकता है ताकि जब बातचीत टेक्स्ट से स्पीच और वापस हो तब वह लगातार व्यवहार कर सके। इसे एक बाउंडेड वॉइस यूज केस के साथ टेस्ट करो, उससे पहले कि इसे लंबे सेशन के लिए भरोसा करो। इमेज जनरेशन को बेहतर डिफ़ॉल्ट टाइम आउट मिलता है। डायनामिक इमेज जनरेशन कॉल्स अब 120 सेकंड का वॉचडॉग पाते हैं जब कोई टाइटर टाइम आउट सेट नहीं होता। यह मायने रखता है क्योंकि इमेज कॉल्स अक्सर टेक्स्ट कॉल्स से ज्यादा समय लेती हैं। 30 सेकंड का टाइम आउट एक वैध धीमे जनरेशन को टूटा हुआ दिखा सकता है। एक्शन आइटम एक इमेज प्रोवाइडर को नए टाइम आउट के साथ टेस्ट करना और पुष्टि करना है कि यूआई या कॉलिंग टास्क धीमी प्रगति की रिपोर्ट करता है बजाय चुपचाप परिणाम खोने के। अब कलेक्स की बात करते हैं। वर्तमान CLI रिलीज में सबसे अहम बदलाव स्टेट है। गोल्स डिफ़ॉल्ट रूप से इनेबल्ड हैं, समर्पित स्टोरेज और प्रोग्रेस ट्रैकिंग के साथ। एक गोल उपयोगी है क्योंकि लंबे काम के लिए एक टिकाऊ लक्ष्य जरूरी होता है। उस लक्ष्य के बिना ट्रांसक्रिप्ट अच्छे इरादों से भरपूर हो सकती है और फिर भी भटक सकती है। एक मापनीय एंड कंडीशन वाला काम आजमाओ, एक टेस्ट फिक्स करो, एक कंपोनेंट अपडेट करो या एक वैलिडेटेड स्क्रिप्ट बनाओ। गोल एजेंट को बताना चाहिए कि डन कहाँ है। कोडेक्स रिमोट कंट्रोल भी एक और भरोसेमंद टूल बन जाता है। यह रेडीनेस का इंतजार करता है, मशीन स्टेटस रिपोर्ट करता है और स्पष्ट स्टार्ट और स्टॉप व्यवहार रखता है। यह तब अहम है जब कोडेक्स रिमोट या डेस्कटॉप कंट्रोल सेटअप का हिस्सा है। एक रिमोट कमांड आपको यह सोचने नहीं छोड़ना चाहिए कि होस्ट तैयार है या नहीं। इसे गुस्से में जरूरत पड़ने से पहले टेस्ट करो, कंट्रोल पाथ स्टार्ट करो, रेडीनेस का इंतजार करो, स्टेटस वेरीफाई करो, स्टॉप करो और सुनिश्चित करो कि स्टॉप असली है। परमिशन प्रोफाइल और प्लगइन डिस्कवरी अन्य बिल्डर सतहें हैं। प्रोफाइल्स को लिस्ट APIs, इनहेरिटेंस, मैनेज्ड रिक्वायरमेंट फाइल्स, रनटाइम रिफ्रेश और मजबूत विंडोज सैंडबॉक्स इंटीग्रेशन मिलते हैं। प्लगइन डिस्कवरी इंस्टॉल्ड वर्जन्स, मार्केटप्लेस रूट्स और रिमोट कलेक्शन सपोर्ट दिखाता है। एक्सटेंशंस सबएजेंट स्टार्ट और स्टॉप, टूल एग्जीक्यूशन, टर्न मेटाडेटा और एसिंक अप्रूवल्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कोडेक्स कुछ ऐसा बन रहा है जिसके इर्द-गिर्द अन्य टूल्स इंस्पेक्ट और बना सकते हैं, न कि सिर्फ कोई चीज जिससे कोई बात करता है। क्लॉड कोड टर्मिनल एजेंट स्टेबिलिटी ब्लॉक है। क्लॉड एजेंट्स में पिन किए गए बैकग्राउंड सेशन आइडल होने पर जिंदा रहते हैं, अपडेट्स लागू करने के लिए जगह पर रिस्टार्ट होते हैं और मेमोरी प्रेशर में नॉन पिन सेशंस के बाद ही छोड़े जाते हैं। पुराना सिंप्लीफाई कमांड कोड रिव्यू बन जाता है और उसका काम स्पष्ट है, चुनिंदा प्रयास स्तर पर करेक्टनेस बग्स ढूंढो, वैकल्पिक इनलाइन गिटहब पुल रिक्वेस्ट कमेंट्स के साथ। यह एक अस्पष्ट क्लीन अप कमांड से बहुत बेहतर है जो समीक्षा बनने का दिखावा करता है। MCP पेजिनेशन फिक्स को कम आंकना आसान है। अगर किसी सर्वर में संसाधनों, टेम्पलेट्स या प्रॉम्प्ट्स का एक से ज्यादा पेज है, तो क्लाइंट को यह मानना नहीं चाहिए कि पेज एक पूरा ब्रह्मांड है। एक गायब टूल अक्सर मॉडल फेलियर जैसा दिखता है,
लेकिन असली बग डिस्कवरी में है। अपग्रेड के बाद पर्याप्त संसाधनों वाले एमसीपी सर्वर के साथ पेजनेट करें और पुष्टि करें कि क्लाइंट सब कुछ देखता है जो उसे देखना चाहिए। क्लॉड कोड अपडेटर डायग्नोस्टिक्स, एंटरप्राइज लॉगिन पॉलिसी, पावरशेल व्यवहार, बैकग्राउंड अप्रूवल्स और बैश एग्जिट हैंडलिंग को भी टाइट करता है। टेस्ट सेट सीधा है, एक पिन सेशन, एक रियल डिफ पर कोड रिव्यू, एक एमसीपी इन्वेंटरी क्वेरी, एक परमिशन रीयूज पाथ और एक शेल भारी का। अगर ये पास हो जाएं, तो यह अपडेट रिलीज नोट से उपयोगी बन गया है। बिल्ड मूव यह है कि इनके साथ अलग अलग खिलौनों जैसा व्यवहार करना बंद करो। एक छोटा एजेंट वर्कफ्लो चुनो जो तीनों सतहों को पार करे। ओपनक्लो काम शुरू करे, कोडेक्स किसी चीज को गोल के साथ एडिट या इंस्पेक्ट करे और क्लॉड कोड टर्मिनल डिफ की समीक्षा या जांच करे। इसे छोटा रखो। वैल्यू यह देखना है कि स्टेट, परमिशंस, राउटिंग और टूल डिस्कवरी एक ही काम में कहाँ दिखते हैं। अगर वर्कफ्लो भ्रमित करने वाला लगता है तो लिखो कि किस सतह ने भ्रम पैदा किया। यह जवाब बताता है कि कहाँ अपना सेटअप बेहतर करना है, इससे पहले कि कोई बड़ा काम उस पर निर्भर हो। हर्म्स एजेंट फाउंडेशन रिलीज सब्सक्रिप्शन, लोकल टूल्स और मैसेजिंग को एक तीखा एजेंट बेंच बनाती है। हर्म्स को अपना अलग सेक्शन मिलता है क्योंकि यह रिलीज एक छोटा CLI पॉलिश पास नहीं है। यह एक बड़ा चीज को इंस्टॉल करना आसान बनाओ, कनेक्ट करना आसान बनाओ, शुरू करना तेज बनाओ और ऑपरेट करना कम परेशान करने वाला बनाओ रिलीज है। यह सुनने में बहुत अच्छी खबर है क्योंकि हर एजेंट स्टैक आखिरकार एक ही दीवार से टकराता है। मॉडल तैयार है, टूल्स बिखरे हुए हैं, ऑथ पाथ्स अजीब हैं और इंसान अभी भी छोटे सेटअप के काम कर रहा है जो 2 महीने पहले ही खत्म हो जाने चाहिए थे। इंस्टॉल से शुरू करो। हर्म्स अब एक असली PyPI पैकेज है, तो एंट्री पाथ बनता है पिप इंस्टॉल हर्म्स एजेंट और फिर हर्म्स। यह बात शायद उड़ाने लायक नहीं लगती, लेकिन इंस्टॉलेशन फ्रिक्शन प्रोडक्ट फ्रिक्शन है। अगर किसी टूल को क्लोन करना हो, शेल स्क्रिप्ट चाहिए, लोकल कन्वेंशन चाहिए और 3 आधे अधूरे नोट्स चाहिए बस खुलने से पहले, तो कम लोग उसका ईमानदारी से टेस्ट करेंगे। एक साफ पैकेज पाथ का मतलब है कि ज्यादा लोग इसे फ्रेश मशीन पर डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि एजेंट लूप असल में काम का है या नहीं। अगला बड़ा पीस है लोकल ओपनआई कंपैटिबल प्रॉक्सी। हर्म्स प्रॉक्सी चलाओ और जो टूल्स पहले से ओपनआई स्टाइल एंड पॉइंट से बात करना जानते हैं, वे लोकल हर्म्स एंड पॉइंट को पॉइंट कर सकते हैं, जिसके पीछे जो भी OAuth प्रोवाइडर यूजर ने साइन इन किया है वह हो। प्रैक्टिकल नाम साफ हैं, कोडेक्स CLI, एडर, क्लाइंट, कंटिन्यू, कस्टम स्क्रिप्ट। दिलचस्प आइडिया यह है कि सब्सक्रिप्शन बैक्ड प्रोवाइडर बिना हर डाउनस्ट्रीम टूल को बिस्पोक ऑथ इंटीग्रेशन की जरूरत के लोकल एंड पॉइंट बन सकता है। वहीं पर बिल्डर्स के लिए मजा शुरू होता है। कल्पना करो कोडेक्स जो ओपनआई कंपैटिबल API उम्मीद करता है। दूसरा सीक्रेट पाथ गढ़ने की बजाय उसे हर्म्स प्रॉक्सी पर पॉइंट करो और ऑथ प्रोवाइडर को हर्म्स संभालने दो। टेस्ट सिंपल है, प्रॉक्सी शुरू करो, एक क्लाइंट को उस पर पॉइंट करो, एक छोटा रिक्वेस्ट चलाओ और इंस्पेक्ट करो कि एक्चुअली किस प्रोवाइडर ने सर्व किया। फिर प्रॉक्सी रोको और सुनिश्चित करो कि फेलियर साफ हो। अगर यह नॉर्मल टूल की तरह फेल होता है तो इसके आसपास बना सकते हो। अगर यह मिस्ट की तरह फेल होता है तो इसे लैब में रखो। सुपर ग्रोक OAuth और एक CI पाथ उसी तरह मायने रखते हैं। रिलीज हर्म्स को ग्रोक का इस्तेमाल साइंड इन अकाउंट फ्लो के जरिए करने देती है, हर प्रोवाइडर को स्टैटिक API की ड्रॉअर की तरह बिहैंडल करने की बजाय। यह एजेंट बेंच को ज्यादा प्रोवाइडर वैरायटी देता है, लेकिन यह कंट्रोल सवाल भी उठाता है, कौन से टूल्स को किस सब्सक्रिप्शन पर खर्च करने देना चाहिए और बाद में पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ।
इसीलिए प्रॉक्सी टेस्ट में लॉगिंग शामिल होनी चाहिए। बड़ी ऑब्जर्वेबिलिटी सेरेमनी नहीं, बस इतना सबूत कि जवाब दे सको, किसने कॉल किया, किस प्रोवाइडर ने जवाब दिया, कौन सा मॉडल इस्तेमाल हुआ और क्रेडेंशियल बाउंड्री क्रॉस हुई या नहीं। एजेंट स्टैक तब बहुत कम रहस्यमय लगने लगते हैं जब किस बैकएंड ने यह किया का जवाब हो। हम्स X_सर्च भी जोड़ता है, जो काम का है, क्योंकि एजेंट्स को अक्सर करंट सोशल या डेवलपर चटर चाहिए, लेकिन सिर्फ X सर्च करने के लिए कस्टम स्किल की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसे एविडेंस टूल की तरह भी हैंडल करो, गॉसिप कैनन की तरह नहीं। एक अच्छा पहला इस्तेमाल संकरा है, रिलीज थ्रेड खोजो, मेंटेन अ पोस्ट खोजो या हाल की इंसिडेंट रिपोर्ट खोजो, फिर उस स्पेसिफिक रिजल्ट को टास्क में वापस साइट करो। बुरा इस्तेमाल यह है कि एजेंट सोशल नॉइज में तैरता रहे और इसे रिसर्च कहे। मैसेजिंग भी हर्म्स का एक बड़ा क्षेत्र है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एंड टू एंड वायर्ड है, लाइन और सिंप्लेक्स चैट आते हैं, टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड के लिए नेटिव क्लैरिफाई बटन आते हैं और डिस्कॉर्ड हिस्ट्री बैकफिल बाय डिफॉल्ट चालू है। आखिरी वाला चालाकी से जरूरी है। एक चैनल में आता एजेंट बिना रीसेंट कॉन्टेक्स्ट के ऐसा है जैसे कोई इंसान मीटिंग में आता है और बिना देखे 20 मिनट्स पहले के सवाल का जवाब देता है। हिस्ट्री बैकफिल एजेंट को चांस देता है कि वह जान सके कि स्क्रीन पर पहले से क्या है। वहां का एक्शन आइटम हर प्लेटफॉर्म कनेक्ट करो नहीं है। एक चैनल चुनो और एक कॉन्वर्सेशनल कंट्रोल टेस्ट करो। क्लैरिफाई बटन एक अच्छा है। एजेंट से 2 सुरक्षित विकल्पों में से चुनने को कहो और कंफर्म करो कि बटन दिखते हैं, चुना गया जवाब रन तक पहुंचता है और ट्रांसक्रिप्ट में डिसीजन रिकॉर्ड होती है। यह छोटा टेस्ट है, लेकिन यह साबित करता है कि चैट सरफेस सिर्फ वॉइड में पेस्ट किया गया टेक्स्ट नहीं है। परफॉर्मेंस को रियल नंबर्स मिलते हैं। हम्स कहता है कि कोल्ड स्टार्ट लगभग 19 सेकंड कम होता है और ब्राउज़र कंसोल इवैल्यूएशंस पर्सिस्टेंट क्रोम देवटूल्स कनेक्शन के जरिए ड्रामेटिकली तेज होते हैं। यह मायने रखता है क्योंकि लोकल एजेंट्स छोटे लूप्स में इस्तेमाल होते हैं। अगर हर ब्राउज़र इंस्पेक्शन में कुछ सेकंड लगते हैं तो एजेंट चिपचिपा लगता है। अगर सेम इंस्पेक्शन नियर इंस्टेंट है तो ब्राउज़र रिपेयर और पेज एविडेंस बहुत ज्यादा सहनीय हो जाते हैं। अपडेट से पहले और बाद में एक ब्राउज़र इंस्पेक्शन करें। हम्स से एक पेज इंस्पेक्ट करने के लिए कहें, एक सुरक्षित जावास्क्रिप्ट इवैल्यूएशन चलाएं और नतीजा रिपोर्ट करें। इसे 2 बार करें। अगर दूसरी बार ज्यादा तेज है क्योंकि कनेक्शन गर्म है, तो आपने कुछ उपयोगी सीखा। अगर फिर भी धीमा लगता है, तो बॉटलनेक आपका ब्राउज़र प्रोफाइल, टूल स्टार्टअप, नेटवर्क या खुद पेज हो सकता है। राइट सेफ की फीचर्स वो हिस्सा है जिसे मैं तुरंत टेस्ट करूंगा। पैटर्न फाइल म्यूटेशन वेरिफिकेशन का मतलब है कि एजेंट को एडिट के बाद एक फुटर मिलता है जिसमें डिस्क पर क्या बदला वो दिखता है। हर राइट पर LSP सीमेंटिक डायग्नोस्टिक्स का मतलब है कि एजेंट पैच पूरा होने की बेतरतीब ढंग से घोषणा करने से पहले लैंग्वेज सर्वर एरर्स देख सकता है। ये वो फीचर्स हैं जो किसी कॉन्फिडेंट एजेंट को इस बात पर कॉन्फिडेंटली रॉन्ग होने से रोकते हैं कि उसने वो फाइल एक्चुअली एडिट की या नहीं जो उसने सोचा था कि उसने एडिट की। क्विक ट्रायल एक छोटा सा कोड एडिट है। हम्स को एक फंक्शन बदलने के लिए कहें जिसका ऑब्वियस टाइप एक्सपेक्टेशन हो। देखें कि फाइल चेंज समरी दिखती है या नहीं। देखें कि LSP डायग्नोस्टिक्स कोई गलती पकड़ती है या नहीं। फिर एजेंट से उसे ठीक करने के लिए कहें। ये ग्लैमरस नहीं है, लेकिन ये वही तरह का लूप है जो बिल्डर को ब्रोकन पैच स्वीकार करने से बचाता है, क्योंकि प्रोज फिनिश्ड लग रही थी। हैंड ऑफ एक और उपयोगी चीज है। ये एक एक्टिव सेशन को कॉन्टेक्स्ट गवाए बिना अलग मॉडल, पर्सोना या प्रोफाइल पर मूव करता है। सही टेस्ट एक बड़ा ड्रामेटिक ट्रांसफर नहीं है,
एक फास्ट प्रोवाइडर के साथ एक छोटा डीबगिंग सेशन शुरू करें, फिर फाइनल रिव्यू के लिए इसे एक डीपर मॉडल को हैंड करें। देखें कि टारगेट के पास मैसेजेस, टूल हिस्ट्री और फाइल्स है जिनकी उसे जरूरत है। अगर हैंड ऑफ काम करता है तो आपको शुरू से शुरू करने की बजाय एक प्रैक्टिकल एस्केलेशन पाथ मिलती है। हम्स एंथ्रोपिकॉनली अजम्पशंस से आगे कंप्यूटर यूज भी बढ़ाता है। CUA ड्राइवर बैकएंड के साथ प्लगेबल वीडियो जनरेशन, क्लिकेबल टर्मिनल URLs, ZACP रजिस्ट्री इंटीग्रेशन, ओपन राउटर परेटो कोड राउटिंग, ऑप्शनल स्किल्स, API अप्रूवल इवेंट्स और प्लगइन साइड LLM कॉल्स थ्रू CTX.LLM जोड़ता है। बहुत सारा है तो इसे लिस्ट की तरह पचाने की कोशिश न करें। 2 फीचर्स चुनें जो किसी करंट अननॉयंस को हटाते हैं। मेरा सुझाया हम्स बेंच टेस्ट 5 हिस्सों का है। 1. इंस्टॉल या अपडेट करें और डॉक्टर चलाएं। 2. लोकल प्रॉक्सी शुरू करें और एक ओपनआई कंपैटिबल टूल को उसकी तरफ पॉइंट करें। 3. एक ब्राउज़र इंस्पेक्शन चलाएं और पुष्टि करें कि ये उतनी तेज है कि टॉलरेट किया जा सके। 4. एक फाइल एडिट करें और LSP प्लस म्यूटेशन वेरिफिकेशन देखें। 5. रियल चैट सरफेस में हैंड ऑफ या क्लैरिफाई बटन्स का उपयोग करें। इतना जानना काफी है कि हम्स आपके डेली स्टैक में है या वीकेंड एक्सपेरिमेंट बना रहेगा। और अगर इनमें से कोई टेस्ट फेल हो जाए तो ये फिर भी उपयोगी है। एक अच्छा बेंच सिर्फ ये साबित नहीं करता कि टूल्स शाइनी हैं। ये बताता है कि कौन सा पार्ट रेडी नहीं है। इंस्टॉल, ऑथ, प्रॉक्सी, ब्राउज़र, राइट सेफ्टी, मैसेजिंग या हैंड ऑफ। यही तरीका है किसी ह्यूज रिलीज को फीचर एवलांच की जगह यूजफुल डिसीजन में बदलने का। ओपनएआई कोडेक्स ऐप शॉट्स और गोल मोड विजुअल प्रोडक्ट वर्क को कम गैसी बनाते हैं। ऐप शॉट्स सबसे इमीडिएटली यूजफुल कोडेक्स प्रोडक्ट अपडेट है। मैकओएस ऐप में आप एक हॉटकी के साथ एक ऐप विंडो को कोडेक्स थ्रेड में अटैच कर सकते हैं। थ्रेड को एक स्क्रीनशॉट और अवेलेबल टेक्स्ट मिलता है। ये यूआई रिपेयर बदल देता है क्योंकि अब ह्यूमन को हर विजुअल प्रॉब्लम को एक लंबे पैराग्राफ में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। मॉडल बैड स्टेट देख सकता है, टेक्स्ट लेयर इंस्पेक्ट कर सकता है और प्रॉब्लम को किसी कंपोनेंट, राउट या स्टाइल रूल से कनेक्ट कर सकता है। ट्राई नाउ वर्जन एक यूआई बग है। एक ह्यूज रीडिजाइन से शुरू न करें। एक ऐप स्टेट खोलें जहां कुछ विजिबली रॉन्ग है, एक क्लिप टेबल, एक मिसअलाइन्ड बटन, एक मॉडल जो क्रैम्प्ड लग रहा है, एक हेडिंग जो बैडली रैप हो रही है या एक साइड बार स्टेट जो पेज से मैच नहीं करती। एक ऐप शॉट कैप्चर करें। कोडेक्स को एक गोल दे, सराउंडिंग लेआउट बदले बिना उस विजिबल प्रॉब्लम को फिक्स करो। फिर पेज चलाएं और रिजल्ट फिर से कैप्चर करें। गोल मोड का दूसरा आधा हिस्सा है। यह अब कोडेक्स ऐप, IDE एक्सटेंशन और CLI में सामान्य रूप से उपलब्ध है। इसका मतलब है क्योंकि एक गोल पूर्णता की पोर्टेबल परिभाषा है। अगर टास्क डेस्कटॉप ऐप में शुरू होता है और एडिटर या कमांड लाइन में जारी रहता है तो टारगेट काम से जुड़ा रह सकता है। गोल ठोस होना चाहिए, यह टेस्ट पास करें, इस विजुअल डिफेक्ट को हटाएं, यह आर्टिफैक्ट जेनरेट करें या इस API पाथ को अनव्यवहार बदले बिना अपडेट करें। ब्राउज़र एनोटेशन फीडबैक को ज्यादा स्पेसिफिक बनाते हैं। स्टाइलिंग रिक्वेस्ट अक्सर फेल होती है क्योंकि इंस्ट्रक्शन स्पेशियल होता है। इसे उसके साथ अलाइन करें, इस गैप को कम करें, इस लेबल को रीडेबल रखें, इस आइकन का वेट बटन से मैच करें। एनोटेशन सपोर्ट फीडबैक को अस्पष्ट प्रोज की जगह रीजन की ओर इंगित करने देता है। फ्रंट एंड वर्क के लिए यह कई बेड पैच बचा सकता है। रीड ओनली जावास्क्रिप्ट कॉन्टेक्स्ट एक सबटल सेफ्टी इंप्रूवमेंट है।
यह एजेंट को पेज स्टेट को इंस्पेक्ट करने का तरीका देता है, बिना इंस्पेक्शन को म्यूटेशन में बदले। सही क्रम अभी भी ऑब्जर्व, रीजन, एडिट, वेरीफाई है। अगर एजेंट पेज देखने से सीधे म्यूटेट करने पर कूद जाता है तो डिबगिंग जल्दी मड़ी हो जाती है। रीड ओनली इंस्पेक्शन उन फेज को अलग रखने में मदद करता है। लॉक्ड कंप्यूटर यूज उपयोगी है, लेकिन इसे मैजिक ऑटोनॉमी नहीं, बल्कि सुपरविजन के तहत कंटिन्यूटी के रूप में माना जाना चाहिए। एलिजिबल मैक कंप्यूटर यूजर मैक के लॉक होने के बाद कोडेक्स को रिमोटली काम करते रख सकते हैं। यह लंबे लोकल टास्क, विजुअल चेक या ऐसे ब्राउज़र वर्क के लिए अच्छा है जिसमें समय लगता है। गंभीर काम के लिए उपयोग करने से पहले वेक बिहेवियर, अप्रूवल और रिकवरी टेस्ट करें। लॉक्ड मशीन को एजेंट की पावर को अनजाने में बढ़ाना नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल पैटर्न यह है, विजुअल ट्रुथ के लिए ऐप शॉट्स का उपयोग करें, टारगेट के लिए गोल मोड, एग्जैक्ट फीडबैक के लिए एनोटेशन, इंस्पेक्शन के लिए रीड ओनली जावास्क्रिप्ट और अप्रूवल पाथ बोरिंगली प्रेडिक्टेबल होने के बाद ही लॉक्ड कंप्यूटर यूज का उपयोग करें। यह बग का वर्णन करें, उम्मीद करें एजेंट ने वही पेज इमेजिन किया, फिर 3 फाइल पैच करें से बेहतर प्रोडक्ट लूप है। एक अच्छा बिल्डर ट्रायल बिफोर एंड आफ्टर इशू है। ब्रोकन यूआई कैप्चर करें, कोडेक्स से सबसे छोटा फिक्स मांगे, बिल्ड रन करें, रिपेयर्ड यूआई कैप्चर करें और दोनों स्टेट की तुलना करें। अगर टास्क विजिबल डिफेक्ट से ज्यादा बदलता है तो इसे रिजेक्ट करें और गोल को संकुचित करें। यह वर्कफ्लो को प्रैक्टिकल रखता है, विजुअल एविडेंस इन, सोर्स चेंज आउट, ट्रस्ट से पहले वेरिफिकेशन। यह डिजाइन क्यूए, एक्सेसिबिलिटी फिक्स, कॉपी ओवरफ्लो, डैशबोर्ड पॉलिश और डेस्कटॉप ऐप सपोर्ट के लिए भी रीयूजेबल पैटर्न देता है। सिक्योर एमसीपी टनल प्राइवेट टूल्स को बिना इनबाउंड पोर्ट खोले रीचेबल एजेंट टूल्स में बदल देते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरीज में से एक है, क्योंकि यह बदलती है कि प्राइवेट टूल्स एजेंट सिस्टम में कैसे भाग ले सकते हैं। ओपनएआई और एंथ्रोपिक दोनों एमसीपी टनल पैटर्न को आगे बढ़ा रहे हैं। बेसिक शेप आउटबाउंड कनेक्टिविटी है। एक लोकल या इंटरनल एमसीपी सर्वर एक टनल के जरिए बाहर कनेक्ट करता है और एक एजेंट सरफेस इसे पब्लिक इंटरनेट पर इनबाउंड पोर्ट एक्सपोज किए बिना रीच कर सकता है। क्यों परवाह करें? इसका कारण सिंपल है। काफी उपयोगी टूल्स प्राइवेट होते हैं। वे लैपटॉप पर, कंपनी नेटवर्क के अंदर, फायरवॉल के पीछे या लोकल सर्विस से जुड़े होते हैं। टनल के बिना एक टीम या तो होस्टेड एजेंट सरफेस से उन्हें उपयोग नहीं कर सकती या नेटवर्क में होल पंच करनी होती है। एक आउटबाउंड टनल एक साफ कनेक्टिविटी पाथ देता है, लेकिन कनेक्टिविटी परमिशन नहीं है। यह वाक्य पूरा रिस्क है। एक टनल टूल को रीचेबल बना सकता है, लेकिन यह अपने आप तय नहीं करता कि टूल का उपयोग किसे करना चाहिए, कौन से मेथड्स अलाउ हैं, कौन सा डेटा जा सकता है या कौन से एक्शन के लिए अप्रूवल चाहिए। अगर एमसीपी सर्वर पावरफुल एक्शन एक्सपोज करता है तो टनल बस प्रॉब्लम को करीब लाता है। ट्राई नाउ अभ्यास यह है कि एक प्राइवेट एमसीपी टूल को ऐसे डिजाइन करें जैसे वह लिव होने वाला हो। टूल का नाम दे, उस अकाउंट या प्रोजेक्ट का नाम दे जो इसे एक्सेस कर सकता है। उन मेथड्स की सूची बनाएं जिन्हें एजेंट कॉल कर सकता है। तय करें कि कौन से कॉल्स रीड ओनली हैं और कौन से म्यूटेटिंग हैं। तय करें कि म्यूटेटिंग कॉल्स के लिए ह्यूमन अप्रूवल की जरूरत है या नहीं। हर कॉल को ऐसे लॉग करें कि बाद में ऑडिट किया जा सके। फिर तय करें कि लोकल सीक्रेट कहाँ रहता है और यह कैसे रोटेट होता है। यह ब्यूरोक्रेसी नहीं है। यह मेरा एजेंट एक इंटरनल स्टेटस सर्विस क्वेरी कर सकता है और मेरा होस्टेड एजेंट वो सब कुछ कर सकता है जो मेरे लैपटॉप का एमसीपी सर्वर एक्सपोज करता है,
के बीच का अंतर है। टनल संकरा होना चाहिए। अगर किसी टूल को सिर्फ इश्यू मेटाडाटा पढ़ना है तो उसे इश्यू को रिराइट करने वाला मेथड न दें। अगर उसे सिर्फ स्टेजिंग डाटाबेस चाहिए तो प्रोडक्शन की तरफ न पॉइंट करें। अगर उसे सिर्फ समरी चाहिए तो डिफॉल्ट रूप से रॉ रिकॉर्ड्स रिटर्न न करें। सबसे अच्छे यूज केसेस अच्छी तरह से बोरिंग होते हैं। इंटरनल सर्च, लोकल डॉक्स, बिल्ड स्टेटस, रीड ओनली डैशबोर्ड्स, स्मॉल डिप्लॉयमेंट चेक्स, एक प्राइवेट कैलेंडर अवेलेबिलिटी टूल या सोर्स ऑफ ट्रूथ इन्वेंट्री। एक बार ये काम करने लगे तो राइट एक्शंस की तरफ सावधानी से बढ़ें। एक प्राइवेट टनल के जरिए राइट एक्शन को एक छोटी रिलीज की तरह महसूस करना चाहिए, कैजुअल कन्वीनियंस की तरह नहीं। टेक अवे प्रैक्टिकल है। सिक्योर एमसीपी टनल्स प्राइवेट टूल्स को कनेक्ट करना आसान बनाते हैं। वे आइडेंटिटी अलाउ लिस्ट्स, ऑडिट लॉग्स, स्कोप्ड सीक्रेट्स और अप्रूवल गेट्स की जरूरत को खत्म नहीं करते। टनल को पाइप माने। परमिशन मॉडल टूल के आसपास डिजाइन करें। पहला बिल्ड रीड ओनली होना चाहिए। एक यूजफुल स्टार्टर वर्कफ्लो है इंटरनल स्टेटस लुकअप, प्राइवेट डॉक्यूमेंटेशन सर्च या स्टेजिंग हेल्थ क्वेरी। टूल को एक छोटा आंसर और ट्रेस रिटर्न करना चाहिए कि उसने क्या चेक किया। फिर बाद में एक अप्रूवल गेटेड राइट एक्शन ऐड करें। यह सीक्वेंसिंग टनल को यूजफुल रखती है बिना पहले वर्जन को स्कैरी बनाए। अगर एक रीड ओनली टूल को क्लीनली स्कोप और ऑडिट नहीं किया जा सकता तो राइट केपेबल टूल तैयार नहीं है। गूगल एजेंट एग्जीक्यूटर लॉन्ग रनिंग एजेंट्स को वन शॉट की जगह रिज्यूमेबल बनाता है। एजेंट एग्जीक्यूटर इंटरेस्टिंग है क्योंकि यह उस रनटाइम लेयर को नेम करता है जिसे कई एजेंट डेमोस स्किप करते हैं। एक सीरियस एजेंट रन के लिए इवेंट लॉग, स्नैपशॉट्स, रिकनेक्ट और बैकफिल, आइसोलेटेड एक्टर्स, सिंगल राइटर सेशन स्टेट और ब्रांचेबल ट्रैजेक्टरीज चाहिए। ये ग्लैमरस फीचर्स नहीं हैं। ये वो चीजें हैं जो लॉन्ग रन को रिकवरेबल बनाती हैं। एक वन शॉट प्रॉम्प्ट एक चैट ट्रांसक्रिप्ट के अंदर रह सकता है। एक मल्टीआर एजेंट टास्क नहीं रह सकता। यह ब्राउज कर सकता है, टूल्स कॉल कर सकता है, इंटरमीडिएट स्टेट क्रिएट कर सकता है, यूजर पर वेट कर सकता है, डिस्कनेक्ट के बाद रिकवर कर सकता है और फेलियर के बाद स्ट्रैटेजी फोक कर सकता है। अगर ये सब सिर्फ मॉडल कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहता है तो रन फ्रैजाइल है। जब कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट, इंटरप्टेड या कंफ्यूज्ड होता है तो सिस्टम थ्रेड खो देता है। इवेंट लॉग पहली यूजफुल चीज है। यह आपको क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड देता है कि क्या हुआ, मॉडल डिसीजंस, टूल कॉल्स, ऑब्जर्वेशंस, अप्रूवल्स, एरर्स, रिट्राइज और आउटपुट्स। यह तब मैटर करता है जब रन सक्सीड होती है क्योंकि आप बता सकते हैं कि यह कैसे पहुंचा। यह तब और भी ज्यादा मैटर करता है जब रन फेल होती है क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा इवेंट गलत था, पूरे मॉडल को ब्लेम करने की बजाय। स्नैपशॉट्स एक अलग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लॉन्ग रनिंग सेशंस को वर्ल्ड को रीप्ले किए बिना पॉज और रिज्यूम करने का तरीका चाहिए। एक स्नैपशॉट किसी पॉइंट इन टाइम पर स्टेट कैप्चर कर सकता है ताकि सिस्टम रिकनेक्ट या रिकवर करने के बाद कंटिन्यू कर सके। यह ब्राउज़र एजेंट्स, कोडिंग एजेंट्स, डेटा एजेंट्स और किसी भी टास्क के लिए इम्पॉर्टेंट है जिसका प्रॉम्प्ट के बाहर स्टेट है। डिबगिंग और एक्सप्लोरेशन के लिए ब्रांचिंग उपयोगी है। अगर किसी एजेंट ने बुरा रास्ता अपनाया तो आप हमेशा शून्य से शुरू नहीं करना चाहते। आप अंतिम अच्छे बिंदु से ब्रांच करके अलग योजना आजमाना चाह सकते हैं। यह कोड को डिबग करने के तरीके के ज्यादा करीब है। अंतिम ज्ञात अच्छी स्थिति खोजें, फिर एक छोटा बदलाव टेस्ट करें। एक्शन आइटम है कि एक मौजूदा एजेंट टास्क को इस रनटाइम शेप में मैप करें। एक ऐसा टास्क चुनें जो फिलहाल फ्लैकी लगता है। 5 सवाल पूछें। इवेंट स्ट्रीम क्या है?
ड्यूरेबल स्टेट कहाँ स्टोर है? डिस्कनेक्ट के बाद रन कैसे फिर से शुरू होता है? क्या आप फेल हुए स्टेप से ब्रांच कर सकते हैं? रन खत्म होने के बाद क्या प्रूफ बचता है? अगर आप ये सवाल जवाब नहीं दे सकते, तो टास्क अभी भी काम कर सकता है, लेकिन यह अभी तक एक एजेंट सिस्टम नहीं है जिस पर आप भरोसा कर सकते। एजेंट एग्जीक्यूटर उपयोगी है क्योंकि यह बिल्डर्स को हेरोइक प्रॉम्प्टिंग के बजाय रिक्वरेबल एग्जीक्यूशन की ओर धकेलता है। एक ठोस बिल्डर एक्सरसाइज है कि एक फ्लैकी टास्क लें और उसका रन कार्ड लिखें। कार्ड में एक स्टार्ट इवेंट, टूल इवेंट्स की एक लिस्ट, एक अप्रूवल इवेंट अगर इंसान शामिल है, एक सक्सेस इवेंट और एक फेलियर इवेंट जिसे फिर से शुरू किया जा सके की जरूरत है। इससे सीखने के लिए आपको पूरे प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। एक साधारण लोकल इम्प्लीमेंटेशन भी बेहतर हो जाता है जब वर्कफ्लो में एक जायंट ट्रांसक्रिप्ट के बजाय नाम वाले इवेंट्स होते हैं। जैसे ही आप अंतिम अच्छे इवेंट से फिर से शुरू कर सकते हैं, टास्क टूटने वाले थिएटर से बनकर सॉफ्टवेयर बनने लगता है। जीकेई एजेंट सैंडबॉक्स और एजेंट सबस्ट्रेट आइल लेकिन स्टेटफुल एजेंट्स के अजीब शेप को टारगेट करते हैं। सामान्य सर्वर वर्कलोड आमतौर पर एजेंट वर्कलोड जैसे नहीं दिखते। एक वेब सर्विस रिक्वेस्ट्स को हैंडल करता है, एक बैच जॉब चलती है और एग्जिट करती है। एक एजेंट सेशन लंबे समय तक आइल बैठ सकता है, अचानक जाग सकता है, आइसोलेशन की जरूरत है, टूल्स का उपयोग करता है, स्टेट बनाए रखता है, फिर से आइल हो जाता है। इसे हजारों या लाखों सेशंस से गुणा करें और साधारण शेड्यूलिंग अजीब लगने लगती है। गूगल्स जीकेई एजेंट सैंडबॉक्स और एजेंट सबस्ट्रेट काम उसी शेप को टारगेट करता है। टुकड़े हैं वॉर्म पूल, स्नैपशॉट्स, डिवाइजर आइसोलेशन, एक्टर शेड्यूलिंग और वर्कर मल्टीप्लेक्सिंग। मुद्दा सिर्फ क्यूबरनीट्स पर एजेंट्स चलाना नहीं है। मुद्दा आइसोलेटेड स्टेटफुल सेशंस को सस्ता और जल्दी जगाना है। वॉर्म पूल मदद करते हैं क्योंकि एक सेशन कोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय रेडी कैपेसिटी से शुरू हो सकता है। स्नैपशॉट्स मदद करते हैं क्योंकि आइल स्टेट को सस्पेंड और रिज्यूम किया जा सकता है। जीवाइजर आइसोलेशन में मदद करता है। एक्टर टू वर्कर मैपिंग प्लेटफॉर्म को कम एक्टिव वर्कर्स में कई लॉजिकल सेशंस ले जाने में मदद करता है। थीम डेकोरेटिव नहीं है, यह एजेंट सेशंस की इकोनॉमिक्स का जवाब है। ट्राइनाउ वर्जन एक लोडशेप स्केच है। एजेंट सर्विस बनाने से पहले अनुमान लगाएं कि कितने सेशन एक्टिव हैं, कितने आइल हैं, कितने देर तक आइल रहते हैं, कौन सा स्टेट सरवाइव करना चाहिए, वे किन टूल्स तक एक्सेस कर सकते हैं और उन्हें कितनी जल्दी जागना चाहिए। अगर वर्कलोड ज्यादातर आइल है लेकिन जल्दी फिर से शुरू करना चाहिए, तो वॉर्म पूल और स्नैपशॉट्स रॉ मॉडल स्पीड से ज्यादा मायने रख सकते हैं। इससे डिबगिंग भी बदलती है। अगर एक एजेंट सेशन एक्टर्स और वर्कर्स में घूमता है, तो आपको सेशन आइडेंटिटी, लॉग्स, स्नैपशॉट्स और टूल कॉल ट्रेसेस चाहिए जो इसे फॉलो करें। नहीं तो फेलियर ऐसा दिखता है जैसे प्लेटफॉर्म ने रन को निगल लिया। एजेंट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेशन लेवल पर ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, सिर्फ पॉड या प्रोसेस लेवल पर नहीं। कोडिंग एजेंट और एमसीपी सर्वर इसके अच्छे उदाहरण हैं। एक कोडिंग एजेंट को संभवतः एक सैंडबॉक्स की जरूरत हो सकती है जिसमें रिपॉजिटरी, डिपेंडेंसी, ब्राउज़र स्टेट और एक आंशिक पैच हो। एक एमसीपी सर्वर को क्रेडेंशियल्स और लोकल कॉन्टेक्स्ट की जरूरत हो सकती है। अगर इन चीजों को फिर से बनाना महंगा है, तो सिस्टम को एक बेहतर आइडल और रिज्यूम स्टोरी की जरूरत है। एक्शन यह नहीं है कि कल हर एजेंट को जीकेई पर शिफ्ट कर दो, यह वर्कलोड शेप को पहचानना है। अगर आपके एजेंट सेशन कम और छोटे हैं, तो इसे सिंपल रखें।
अगर वे कई अलग थलग आइडल और स्टेटफुल हैं तो प्लेटफॉर्म महंगा होने से पहले स्नैपशॉट और वार्मपूल बिहेवियर टेस्ट करना शुरू कर दें। एक बिल्डर के लिए प्रैक्टिकल सवाल यह है कि यूजफुल सेशन प्रति कोस्ट, न कि कंटेनर प्रति कोस्ट। अगर किसी वर्कफ्लो की ज्यादातर जिंदगी यूजर टूल या शेड्यूल्ड वेकअप का इंतजार करने में बीतती है, तो कोल्ड स्टार्ट टाइम और आइडल कोस्ट एक्सपीरियंस पर हावी होते हैं। रियल सेशन बिहेवियर के साथ एक छोटे पुल का टेस्ट करें, वेक करें, इंस्पेक्ट करें, टूल कॉल करें, पॉज करें, रिज्यूम करें और फिनिश करें। फिर यूजर फेसिंग डिले और डिबगिंग एविडेंस मैप करें जो पीछे छूट जाता है। इससे पता चलता है कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट की मदद करता है या सिर्फ डायग्राम को गंभीर दिखाता है। गूगल का एंटी ग्रेविटी CLI माइग्रेशन जेमिनी CLI यूजर्स के लिए एक असली प्लानिंग डेडलाइन है। गूगल कहता है कि जेमिनी CLI कंज्यूमर और फ्री यूसेज 18 जून 2026 को रिक्वेस्ट सर्व करना बंद कर देगी और एंटीग्रेविटी CLI नया टर्मिनल सरफेस बन जाएगी। यह सिर्फ एक ब्रांड चेंज नहीं है, यह एक माइग्रेशन इवेंट है उन सभी के लिए जिन्होंने जेमिनी CLI के आदतें, स्क्रिप्ट, प्रॉम्प्ट, स्किल्स या हुक बनाए थे। गूगल एंटी ग्रेविटी CLI माइग्रेशन वही एक्सैक्ट फ्रेज है जो कैलेंडर पर रखना चाहिए, क्योंकि यह कोई अस्पष्ट फ्यूचर नजर नहीं है। यह एक डेटेड टर्मिनल सरफेस चेंज है जिसके साथ मौजूदा स्क्रिप्ट, ऑथ फ्लो और आदतें जुड़ी हैं। अहम हिस्सा है दिशा। एंटी ग्रेविटी स्किल्स, हुक, सब एजेंट्स, प्लगइन, असिंक वर्क और CLI और डेस्कटॉप में शेयर्ड कॉन्टेक्स्ट के आसपास पोजिशन्ड है। इसका मतलब है कि टर्मिनल एजेंट कम से कम एक सिंगल प्रॉम्प्ट रनर जैसा और ज्यादा से ज्यादा एक कॉन्फ़िगर्ड वर्क एनवायरनमेंट जैसा बन रहा है। प्रैक्टिकल माइग्रेशन इन्वेंट्री से शुरू होता है। उन जेमिनी CLI टास्क्स की लिस्ट बनाएं जो आप असल में यूज करते हैं। जो आपने इमेजिन किए थे वे नहीं, जो हर हफ्ते रन होते हैं। हर एक के लिए ऑथ पाथ, मॉडल, कॉन्फ़िग, फाइलें जो यह पढ़ती है, टूल्स जो यह कॉल करती है, हुक जिन पर यह निर्भर है, और वह आउटपुट रिकॉर्ड करें जो सक्सेस प्रूव करता है। फिर कट ऑफ से पहले हाईएस्ट वैल्यू टास्क को एंटीग्रेविटी पाथ से गुजारे। कंज्यूमर बनाम एंटरप्राइज बिहेवियर पर ध्यान दें। पर्सनल CLI माइग्रेशन परेशान करने वाला हो सकता है। एंटरप्राइज माइग्रेशन पॉलिसी, लॉगिन मेथड, ऑडिट और अलाउड प्रोवाइडर्स को प्रभावित कर सकता है। अगर किसी टीम के पास जेमिनी CLI के आसपास रैपर स्क्रिप्ट्स हैं, तो रैपर को स्पष्ट रूप से फेल होना चाहिए जब पुराना पाथ रिक्वेस्ट सर्व करना बंद करे। साइलेंट फॉलबैक यहाँ दुश्मन है। स्किल्स और हुक्स को स्पेशल केयर की जरूरत है। एक स्किल जो एक हार्नेस में काम करती है, वह फाइल लेआउट, परमिशन मॉडल, प्रॉम्प्ट शेप या टूल नेम की असुम्पशन कर सकती है जो ट्रांसलेट नहीं होता। एक हुक टास्क लाइफ साइकिल में अलग पॉइंट पर फायर हो सकता है। एक सब एजेंट कम कॉन्टेक्स्ट इनहेरिट कर सकता है जितना उम्मीद था। सीधे इन असुम्पशन को टेस्ट करें। अगला कदम छोटा है। एक काम चुनो, उसे हिलाओ, अंतरों को रिकॉर्ड करो। अगर आउटपुट बदलता है, तो तय करो कि नया नतीजा बेहतर है, बदतर है या सिर्फ अलग है। अगर टूल कॉल्स बदलते हैं, तो तय करो कि वो स्वीकार्य है या नहीं। अगर ऑथ बदलता है, तो नई सेटअप को ताज़ा होने पर डॉक्यूमेंट करो। डेडलाइन इतनी करीब है कि इंतजार करना बुरा प्लान है। माइग्रेशन आसान हो जाते हैं जब पहला टेस्ट तब होता है जब पुराना टूल अभी भी काम कर रहा हो। सबसे अच्छा माइग्रेशन वर्कफ्लो है पैरेलल रन। पुराने जेमिनी CLI पाथ को रेफरेंस के तौर पर रखो जब तक वो जवाब दे रहा है। एंटी ग्रेविटी में वही बिल्ड प्रॉम्प्ट चलाओ। सिर्फ टेक्स्ट रिस्पॉन्स ही नहीं, बल्कि इस्तेमाल किए गए टूल्स, मांगे गए अप्रूवल्स, बदले हुए आर्टिफैक्ट्स,
और उपयोगी नतीजे तक पहुंचने के समय की भी तुलना करो। अगर एंटीग्रेविटी ने टास्क का शेप बदल दिया है तो ये ठीक हो सकता है। जिस थिंग से बचना चाहते हैं वो ये है कि अंतर का पता तब चले जब पुराना पाथ चुप हो गया हो। माइक्रोसॉफ्ट मैजेंटिक लाइट दिखाता है कि छोटे मॉडल कंप्यूटर यूज एजेंट तब यूजफुल हो सकते हैं जब हार्नेस उनके अराउंड डिजाइन किया गया हो। मैजेंटिक लाइट दिलचस्प है क्योंकि ये हर टास्क को सबसे बड़े मॉडल को दे दो से शुरू नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री लैब्स एक हार्नेस, एक ऑर्केस्ट्रेटर, कंप्यूटर यूज मॉडल्स, अप्रूवल्स और सैंडबॉक्सिंग को पेयर कर रहा है। मैजेंटिक ब्रेन क्वेन 38 बिलियन पर आधारित है और हार्नेस के अंदर ट्रेन किया गया है। फारा 1.549 और 27 बिलियन पैरामीटर वेरिएंट्स में कंप्यूटर यूज टास्क्स को हैंडल करता है। मुख्य मैकेनिज्म है कोडिजाइन। ऑर्केस्ट्रेटर ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस दोनों के दौरान सेम तरह के टूल स्कीमास देखता है। ये बेंचमार्क बिहेवियर और प्रोडक्ट बिहेवियर के बीच गैप को रिड्यूस करता है। बहुत सारे एजेंट फेलियर्स तब होते हैं जब एक मॉडल एक टास्क फॉर्मेट सीखता है, फिर प्रोडक्ट उसे एक अलग टूल शेप, अप्रूवल मॉडल या ब्राउज़र स्टेट देता है। मैजेंटिक लाइट क्विकसैंड के QEMU सैंडबॉक्स का इस्तेमाल ब्राउज़र सेशंस और कोड एग्जीक्यूशन के लिए भी करता है। ये मैटर्स है क्योंकि कंप्यूटर यूज एजेंट्स अननोन पेजेस, डाउनलोड्स, लोकल कंटेंट और कभी-कभी कोड को टच करते हैं। उस काम को एक रीसेटेबल बाउंड्री के अंदर चलाना मेन डेस्कटॉप पर एजेंट को रोम करने देने से बेहतर डिफ़ॉल्ट है। अप्रूवल डिजाइन मॉडल जितनी ही इम्पॉर्टेंट है। एक अच्छा कंप्यूटर यूज एजेंट लॉगिन, सबमिशन, डिलीशन, पेमेंट, अकाउंट चेंजेस या किसी और चीज के लिए पॉज करना चाहिए जो रिवर्सिबल नेविगेशन से कॉन्सिक्वेंस में बदलती है। हर हार्मलेस क्लिक के लिए अप्रूवल नहीं मांगनी चाहिए। सिस्टम को पता होना चाहिए कि कौन से एक्शंस सेंसिटिव हैं। प्रायनाव सवाल ये नहीं है कि क्या ये फ्रंटियर कोडिंग मॉडल की जगह ले सकता है। सवाल है कौन से रेपिटेटिव कंप्यूटर यूज टास्क्स इतने नैरो हैं कि एक छोटे ऑर्केस्ट्रेटर प्लस स्पेशलाइज्ड ब्राउज़र मॉडल के लिए फिट करें। कैंडिडेट्स में शामिल हैं डैशबोर्ड चेक करना, ड्राफ्ट फॉर्म भरना, पेज एविडेंस कलेक्ट करना, नॉन वेब टूल में नेविगेट करना, सैंडबॉक्स में लोकल आर्टिफैक्ट्स ऑर्गेनाइज करना या विजुअल डेमो चलाना। इकोनॉमिक्स मैटर करते हैं। अगर हर क्लिक सबसे महंगे मॉडल को कॉल करता है तो कई यूजफुल ऑटोमेशंस कभी अफोर्डेबल नहीं बनेंगे। एक छोटा ऑर्केस्ट्रेटर हाई फ्रीक्वेंसी टास्क्स को प्लॉजिबल बना सकता है अगर रिलायबिलिटी ऊंची बनी रहे। हार्नेस फेथफुल ट्रेनिंग है बेट। एनवायरनमेंट को ऐसे शेप करो कि छोटे मॉडल को कम सरप्राइजेज मिले। मूल्यांकन व्यावहारिक होना चाहिए। क्या यह तब ठीक हो सकता है जब कोई पेज बदलता है? क्या कोई इंसान काबू ले सकता है? क्या यह बता सकता है कि उसने ब्राउज़र मॉडल को क्यों सौंपा? क्या सैंडबॉक्स साफ तरीके से रीसेट हो सकता है? क्या यह सही पलों पर रुकता है? क्या यह नीरस काम खत्म करता है बिना इंसान को हर कदम पर पर्यवेक्षक बनाए? मैजेंटिक लाइट के लिए यही उपयोगी दृष्टिकोण है। छोटे मॉडल जादू नहीं है, लेकिन सावधानीपूर्ण हार्नेस में छोटे मॉडल कंप्यूटर उपयोग कार्य के एक हिस्से के लिए बिल्कुल सही हो सकते हैं। एक मजबूत पहला यूज केस कुछ ऐसा है जो दोहरावदार और स्पष्ट सफलता वाला है। किसी ज्ञात वेब टूल से 3 तथ्य इकट्ठा करना, ड्राफ्ट फॉर्म भरना बिना सबमिट किए, स्थिति बदलाव के लिए डैशबोर्ड जांचना या सैंडबॉक्स के अंदर कोई स्थानीय रिपोर्ट तैयार करना। ये निर्माण योग्य वर्कफ्लो हैं क्योंकि लक्ष्य दिखाई देता है और जोखिम सीमित है। भुगतान खाता परिवर्तन, प्रोडक्शन डिलीट या अस्पष्ट शोध से शुरू न करें। वहां से शुरू करें जहां छोटा मॉडल सस्ता, तेज और अनुमानित होकर जीत सकता है।
गूगल डेटा एजेंट किट डेटा एक्सेस को पेस्टेड स्कीमा के बजाय कॉन्फ़िगर एजेंट टूल्स के रूप में पैकेज करता है। यह कहानी इसलिए मायने रखती है क्योंकि डेटा कार्य उन जगहों में से एक है जहां एजेंट जल्दी उपयोगी और जल्दी खतरनाक बन सकते हैं। गूगल डेटा एजेंट किट डेटा कौशल और स्टाइल टूल्स को कोडेक्स, क्लॉड कोड, जेमिनी सीएलआई, वर्सेस कोड और एंटीग्रेविटी सहित डेवलपर एजेंट सतहों में लाता है। स्रोतों में बिगक्वेरी, एलॉयडीबी, स्पैनर और क्लाउड स्टोरेज शामिल हैं। उपयोगी बदलाव पेस्टेड संदर्भ से कॉन्फ़िगर एक्सेस की ओर है। स्कीमा, सैंपल पंक्तियाँ और क्रेडेंशियल्स को प्रॉम्प्ट में पेस्ट करना भंगुर है। यह पुराना, बहुत व्यापक और ऑडिट करना मुश्किल हो सकता है। कॉन्फ़िगर डेटा टूल में स्कोप, क्रेडेंशियल्स, वैलिडेशन और दोहराने योग्य इंटरफेस हो सकता है। कार्रवाई आइटम डेटा एजेंट को शक्ति देने से पहले उसका दायरा निर्धारित करना है। यह क्या पढ़ सकता है? यह क्या लिख सकता है? कौन से डेटासेट प्रतिबंधित हैं? क्या यह महंगे क्वेरी चला सकता है? क्या उसे पंक्ति स्तर सुरक्षा की जरूरत है? क्या इसे कच्चा डेटा, सारांश या क्वेरी प्लान वापस करना चाहिए? उत्पादन से पहले जनरेटेड क्वेरी की समीक्षा कौन करता है? क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन और वैलिडेशन कौशल उपयोगी हैं, क्योंकि डेटा एजेंट अन्यथा आत्मविश्वास से महंगा हो सकता है। खराब क्वेरी केवल गलत नहीं है, यह धीमी, महंगी और शोरगुल वाली हो सकती है। एजेंट टेबल जो वह उपयोग कर रहा है, फिल्टर जो उसने लगाए और वैलिडेशन जो उसने किया, उनकी व्याख्या करने में सक्षम होना चाहिए। ड्रिफ्ट और गवर्नेंस चेक एक और अच्छा फिट हैं। अगर डैशबोर्ड बदलता है, स्कीमा ड्रिफ्ट करता है या पाइपलाइन अप्रत्याशित मान उत्पन्न करना शुरू करती है, तो एजेंट जांच में मदद कर सकता है। लेकिन फिर एक्सेस दायरा मायने रखता है। डेटा एजेंट को व्यापक लिखने का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए सिर्फ इसलिए कि वह चार्ट समझा सकता है। व्यावहारिक पहला बिल्ड रीड ओनली है। एजेंट को एक डेटा सेट, एक प्रश्न प्रकार और एक वैलिडेशन आवश्यकता दें। इसे क्वेरी, उत्तर और प्रमाण उत्पन्न करने दें। फिर तय करें कि लिखने की कार्रवाइयां सिस्टम में हैं या नहीं। जब एजेंट को अपना काम मशीन चेक करने योग्य हिस्सों में दिखाना होता है, तब वर्कफ्लो मजबूत होता है। क्वेरी, परिणाम, वैलिडेशन चेक और कॉन्फिडेंस लिमिट्स को अलग अलग मांगे। अगर क्वेरी महंगी है, तो एग्जीक्यूशन से पहले एस्टिमेट मांगे। अगर जवाब किसी फैसले को प्रभावित करता है, तो सोर्स टेबल और फिल्टर लॉजिक मांगे। यह बिल्डर्स के लिए डेटा एजेंट को उपयोगी बनाता है क्योंकि यह समीक्षा की जरूरत वाले हिस्सों को छुपाए बिना एनालिसिस को तेज कर सकता है। गूगल का जेमिनी एपीआई की वार्निंग एजेंट बिल्डर्स को एक सिक्योरिटी टास्क देता है जो वे आज कर सकते हैं। गूगल प्रीमिस के बारे में सीधा है। जेमिनी एपीआई कीज स्टैंडर्ड गूगल एपीआई कीज हैं और एपीआई कीज खुले सीक्रेट हैं। उन्हें पेड बेयरर टोकन की तरह ट्रीट करें। अगर वे ब्राउज़र क्लाइंट, जेनरेटेड रेपो, पब्लिक डेमो या अनट्रस्टेड एक्सटेंशन में जाएं, तो रिस्क थियोरेटिकल नहीं है। यह अनपेक्षित यूसेज और बिलिंग बन सकता है। जेमिनी एपीआई की गाइडेंस काम का है क्योंकि यह सिक्योरिटी को फॉगी स्कॉल्डिंग से फिनाइट एरंड में बदल देता है। पहला फिक्स आइसोलेशन है। कीज को स्टैंडअलोन प्रोजेक्ट्स में बनाएं, हर एक्सपेरिमेंट को प्रोडक्शन प्रोजेक्ट में न मिलाएं। फिर एपीआई रिस्ट्रिक्शन जोड़े ताकि कि केवल इरादा सर्विस को कॉल कर सके, जैसे जेमिनी एपीआई। अगर लीक हुई कि ऐप की जरूरत से ज्यादा सर्विसेज को कॉल कर सकती है, तो ब्लास्ट रेडियस जरूरत से ज्यादा है। एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्शन आगे हैं। की को वेबसाइट आईपी रेंज, iOS बंडल आइडेंटिफायर या एंड्रॉयड पैकेज और सर्टिफिकेट पेयर से रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है।
चूंकि कि एक एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्शन टाइप इस्तेमाल करती है, अलग एप्लीकेशन शेप्स को अलग कीज मिलनी चाहिए। ब्राउज़र ऐप, सर्वर प्रोसेस, iOS ऐप और एंड्रॉयड ऐप को एक ऑल पर्पस स्ट्रिंग शेयर नहीं करनी चाहिए। सर्वर साइड कीज का एक सीक्रेट स्टोर में होना चाहिए, जैसे सीक्रेट मैनेजर या समकक्ष सिस्टम। इन्हें विजिबल क्लाइंट कोड में बेक नहीं करना चाहिए। एक जनरेटेड सैंपल जो पब्लिक ब्राउज़र क्लाइंट से सीधे पेड मॉडल एपीआई को कॉल करता है, वह ड्राफ्ट है, डिप्लॉय करने योग्य पैटर्न नहीं। मॉनिटरिंग लूप को बंद करती है। क्लाउड एसेट इन्वेंटरी या की लिस्टिंग इस्तेमाल करें कि क्या है पता लगे। क्रेडेंशियल आईडी के हिसाब से रिक्वेस्ट काउंट मैट्रिक्स देखें। अगर की फैलती है तो उसे रोटेट करें और समान रिस्ट्रिक्शन के साथ रिप्लेसमेंट बनाएं। एक लूज की से दूसरी लूज की में रोटेट न करें। ट्राई नाउ टास्क सीधा है। एक जेमिनी की चुनें। प्रोजेक्ट कंफर्म करें। एपीआई रिस्ट्रिक्शन कंफर्म करें। एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्शन कंफर्म करें। स्टोर कहाँ है कंफर्म करें। यूसेज कैसे मॉनिटर होती है कंफर्म करें। रोटेट कैसे करना है कंफर्म करें। अगर कोई जवाब पता नहीं है तो वही अगला फिक्स है। यह जेनेटेड ऐप प्रॉब्लम भी है। एक बिल्डर एजेंट से डेमो स्कैफोल्ड करने को कह सकता है और डेमो में पेड की को क्लाइंट साइड कोड में आराम से रख दिया जा सकता है। सेफ वर्कफ्लो यह है कि मॉडल कॉल को सर्वर रूट के पीछे रखें, सर्वर एनवायरनमेंट से सीक्रेट पढ़े, ब्राउज़र को केवल ज़रूरी रिजल्ट वापस करें और डॉक्यूमेंट करें कि कैसे रिस्ट्रिक्टेड है। यह फैंसी सिक्योरिटी इंजीनियरिंग नहीं है। यह प्रोटोटाइप से कुछ ऐसी तक जाने का मिनिमम रास्ता है जिसे आप बिलिंग में आइंग्लैट कराए बिना शेयर कर सकते हैं। कोपायलट ऑटो और सीमैंटिक इशू सर्च प्लानिंग और मॉडल राउटिंग को कोडिंग एजेंट सर्फेस का हिस्सा बनाते हैं। कोपायलट ऑटो अब टास्क सिग्नल्स के आधार पर राउट करता है, एडमिन पॉलिसी का सम्मान करते हुए और यह दिखाते हुए कि कौन सा मॉडल चुना गया। यह रोजमर्रा के काम के लिए उपयोगी है क्योंकि हर टास्क को सबसे भारी रीजनिंग मॉडल की जरूरत नहीं होती। एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन, एक छोटा सा एडिट या पहला डायग्नोसिस किसी तेज या सस्ते मॉडल से बेहतर सर्व्ड हो सकता है। गिटहब कोपायलट ऑटो मॉडल राउटिंग पक्ष है और सीमैंटिक इशू सर्च कॉन्टेक्स्ट पक्ष है। इन्हें एक साथ रखें और बग वर्क बेहतर एविडेंस से शुरू होता है। ट्रेड ऑफ यह है कि रीप्रोड्यूसिबिलिटी पर असर पड़ता है। अगर मॉडल चॉइस टास्क क्लासिफिकेशन, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सब्सक्रिप्शन या पॉलिसी के आधार पर बदलता है तो एक ही प्रॉम्प्ट के 2 रन्स में अंतर हो सकता है। लो रिस्क काम के लिए यह ठीक हो सकता है। माइग्रेशंस, सिक्योरिटी फिक्सेस, प्रोडक्शन पैचेस या इंसिडेंट रिप्रोडक्शन के लिए मॉडल को लॉग करें या पिन करें। सीमैंटिक इशू सर्च टीम्स के लिए अधिक एक्शनेबल कोपायलट फीचर है। यह कोपायलट चैट को सिर्फ एग्जैक्ट टेक्स्ट या लेबल्स नहीं बल्कि मीनिंग के आधार पर रिलेटेड इश्यूज खोजने देता है। यह कोडिंग वर्क के क्रम को बदल सकता है। एक रिपॉजिटरी को एजेंट के सामने रखकर वेग कंप्लेंट फिक्स करने को न कहें, पहले सिम्टम, प्लेटफॉर्म, फेलियर मोड या रिलीज एरिया के हिसाब से रिलेटेड इश्यूज का समूह मांगें। ट्राई नाउ पैटर्न यह है, पहले सर्च करें फिर एडिट करें। रिलेटेड इश्यूज का क्लस्टर मांगे। पूछें कि कौन से फेलियर मोड्स दोहराते हैं। एक नैरो क्लस्टर चुनें। फिर उस नैरो टास्क को रेलेवेंट इशू लिंक्स और सक्सेस कंडीशन के साथ कोडिंग एजेंट को सौंपें। इससे एजेंट को बेहतर कॉन्टेक्स्ट मिलता है और चांस कम होता है कि वह सबसे तेज सिम्टम फिक्स करे जबकि एक्चुअल पैटर्न छूट जाए। यहाँ भी एडमिन पॉलिसी मायने रखता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्टन मॉडल्स डिसेबल करती है या राउटिंग रूल्स सेट करती है
तो एजेंट सरफेस को उसका सम्मान करना चाहिए। मॉडल राउटिंग अब डेवलपर टूलिंग गवर्नेंस का हिस्सा है। यह सिर्फ पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है। प्रैक्टिकल हैबिट यह है कि मॉडल चॉइस और इशू रिट्रीवल को एविडेंस की तरह ट्रीट करें। किस मॉडल ने जवाब दिया? कौन से इश्यूज पर गौर किया गया? कौन सा क्लस्टर चुना गया? कौन सा टेस्ट प्रूव करता है कि फिक्स काम करता है? बस यही ट्रेस काफी है कि कोडिंग एजेंट वर्क कम मिस्टीरियस लगे। एक अच्छी टीम वर्क फ्लो यह है कि सीमेंटिक इश्यू सर्च को बग वर्क का पहला स्टेप बनाएं। सिम्टम सर्च करें, रिलेटेड रिपोर्ट्स को ग्रुप करें, एक क्लस्टर चुनें और तभी कोडिंग एजेंट से पैच मांगें। लो रिस्क एडिट्स के लिए कोपायलट ऑटो मॉडल चुन सकता है। हाई रिस्क एडिट्स के लिए मॉडल को पिन करें या लॉग करें। इससे डेली वर्क की स्पीड बनी रहती है और चेंजेस के लिए ट्रेसेबिलिटी जो बाद में रिप्रोड्यूस करने पड़ सकते हैं। इसे एक साथ मिलाकर देखें तो नेक्स्ट क्यू स्पष्ट है। ओपन क्लॉ कोडेक्स और क्लॉड कोड को अपग्रेड करें, फिर सिर्फ वर्जन्स प्रिंट करने की जगह चेंज्ड सरफेसेस को टेस्ट करें। ओपन क्लॉ के लिए पॉलिसी फाइंडिंग्स, सीक्रेट सिमलिंक रिजेक्शन, प्रोवाइडर राउटिंग, क्रॉन आउटपुट, सब एजेंट कंप्लीशन, वॉइस हैंड ऑफ और इमेज टाइम आउट बिहेवियर। कोडेक्स के लिए एक ऐप शॉट, एक गोल ड्रिवन टास्क, एक रिमोट कंट्रोल रेडिनेस चेक, एक परमिशन प्रोफाइल इंस्पेक्शन, एक प्लगइन इन्वेंट्री चेक और एक लाइफ साइकिल इवेंट जो आप सच में लॉग करेंगे। क्लॉड कोड के लिए एक पिन्ड बैकग्राउंड सेशन, एक रियल डिफ पर कोड रिव्यू, एक पैजिनेटेड एमसीपी सर्वर और एक शेल हेवी टास्क। व्यापक न्यूज के लिए कनेक्टिविटी से पहले परमिशंस के साथ एक एमसीपी टनल डिजाइन करें, एक लॉन्ग रनिंग एजेंट के लिए ड्यूरेबल स्टेट स्केच करें, एस्टिमेट करें कि क्या एक एजेंट सर्विस ज्यादातर आइडल और स्टेटफुल है, एक जेमिनी सीएलआई टास्क को एंटीग्रेविटी की ओर माइग्रेट करें, एक सैंडबॉक्स के अंदर एक स्मॉल मॉडल कंप्यूटर यूज टास्क ट्राई करें, एक रीड ओनली डेटा एजेंट स्कोप करें, एक जेमिनी की लॉकडाउन करें और एडिटिंग से पहले सीमेंटिक इश्यू सर्च यूज करें। बार यह नहीं है कि मॉडल ने कोई क्लेवर बात कही या नहीं। बार यह है कि सिस्टम ऑब्जर्वेबल है या नहीं, स्कोप्ड है या नहीं, रिकवरेबल है या नहीं और डेली यूज के लिए यूजफुल इनफ है या नहीं। आज की गुड न्यूज यह है कि एजेंट स्टैक का ज्यादा हिस्सा वो पीसेस एक्सपोज कर रहा है जो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी है। इसे एक्शनेबल बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि कल के लिए एक बिल्ड वर्कफ्लो चूज करें, 10 एक साथ नहीं। उदाहरण के लिए एक यूआई बग लें, इसे ऐपशॉट्स से कैप्चर करें, एक कोडेक्स गोल सेट करें, पैच करें और रिजल्ट वेरीफाई करें। या एक प्राइवेट स्टेटस टूल लें, इसे एक रीड ओनली एमसीपी टनल के थ्रू एक्सपोज करें और हर कॉल को लॉग करें। या एक फ्लेकी लॉन्ग रनिंग एजेंट टास्क लें, इवेंट सीक्वेंस लिखें और डिसाइड करें कि रिज्यूम कहां होना चाहिए। एक छोटी वर्किंग बिल्ड एक जायंट प्लान से ज्यादा सिखाती है। और हर वर्कफ्लो को ऑनेस्ट रखें। इसमें एक ट्रिगर होना चाहिए, एक नैरो परमिशन बाउंड्री होनी चाहिए, एक सक्सेस कंडीशन होना चाहिए, एक फेलियर कंडीशन होना चाहिए और एक वेरिफिकेशन स्टेप होनी चाहिए। यह तब भी अप्लाई होता है जब वर्कफ्लो एक डेटा एजेंट क्वेरी हो, एक स्मॉल मॉडल ब्राउजर टास्क हो, एक कोपायलट इशू ट्रियाज हो या एक ओपन क्लो क्रॉन जॉब हो। अगर एजेंट आपको नहीं बता सकता कि उसने क्या किया, उसने क्या यूज किया और क्या बदला, तो बिल्ड डेली यूज के लिए रेडी नहीं है। एक और प्रैक्टिकल फिल्टर, वो वर्कफ्लो पिक करें जो सबसे ज्यादा रिपीटेड अननॉयंस को हटाती है। अगर कोई ह्यूमन एक ही डैशबोर्ड को बार बार रीचेक करता रहता है तो उसको स्मॉल मॉडल ब्राउजर टास्क बनाएं। अगर कोई टीम एक ही डाटाबेस क्वेश्चन बार बार पूछती रहती है तो उसको रीड ओनली डेटा एजेंट बनाएं। अगर कोई कोडिंग एजेंट इशू कॉन्टेक्स्ट मिस करती रहती है
तो सीमेंटिक इशू सर्च को इनटेक स्टेप बनाएं। न्यूज़ इसलिए मैटर्स है क्योंकि यह बिल्डर्स को उन प्रॉब्लम्स पर बेटर हैंडल्स देता है जो उनके पास पहले से हैं, और बेटर वेज देता है गैस किए बिना शिप करने के लिए। एक्स्ट्रा बिल्डर पिक्स भी एक क्विक फाइनल स्कैन के लायक हैं। एआई बिहेवियर के लिए फीचर फ्लैग्स, इमेज एफिशिएंसी वर्क और एज मॉडल बेंचमार्क्स। एक प्रॉम्प्ट या कॉन्फ़िग चेंज के अराउंड एक किल स्विच ऐड करें। एक इमेज पाथ को लेटेंसी और कॉस्ट के लिए बेंचमार्क करें, या एक लोकल मॉडल को एक्चुअल डिवाइस पर टेस्ट करें, डेस्कटॉप नंबर्स ट्रांसफर होने की अजम्पशन के बजाय। सोर्स लिंक्स इस हफ्ते एपिसोड पेज पर इस समय उपलब्ध हैं। यह है एजेंट स्टैक डेली। मैं हूं एलॉय। और मैं हूं नोवा। हम जल्दी वापस आएंगे। टोबी ऑन fitnesstech.com